हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश नीट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 पर चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, है ना, इस पर चर्चा करेंगे। तो क्या होता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन? हम लोगों ने अच्छे से परागकण को समझ लिया था। परागकण क्या होता है कि 60% पादपों में 2 कोश की अवस्था में जड़ते हैं और शेष पादपों में 3 कोश की अवस्था में जड़ते हैं। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो जो 60% पादप होते हैं उसमें जो परागकण होते हैं वो 2 कोश की अवस्था में जड़ते हैं और जो शेष 40% या एनसीईआरटी में लिख रखा है 60% से अधिक, ठीक है। तो जो शेष पादप है उनमें 3 कोश की अवस्था में जड़ते हैं। तो 2 कोशिकाएं कौन होती हैं? एक आपकी होती है जनन कोशिका और दूसरी होती है आपकी कायिक कोशिका, है ना। और जब 3 कोशिका की बात चलती है तब एक होती है आपकी कायिक कोशिका और 2 हो जाते हैं आपके नर युग्मक। क्या हो जाते हैं? नर युग्मक। इन नर युग्मकों का निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। ऐसा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इन नर युग्मकों का निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। और इन सब बिंदुओं को पढ़ने के बाद आज हम लोग बात करेंगे कि जो परागकण होते हैं, आज हम लोग बात करेंगे जो परागकण होते हैं वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी या अनुपयोगी हैं। ये तो बात तय है कि जो परागकण है यदि उनसे लाभ है तो उनसे हानि भी है और उनसे हानि है तो उनसे लाभ भी है। ऐसा है कि नहीं है? तो जो परागकण होते हैं उनसे क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या लाभ है, हमको दोनों पता होने चाहिए, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि इस पर एनसीईआरटी में चर्चा की गई है और यदि एनसीईआरटी में कोई टॉपिक है, कोई बिंदु है तो उसको छोड़ना एक तरीके से बहुत बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि हम लोगों का जो परिपर्य, जो उद्देश्य है वो क्या है? नीट क्वालिफाई करना। नीट में बायोलॉजी के अंदर बेहतर से बेहतर मार्क्स को लाना, हमारे पास अच्छा से अच्छा स्कोर हो सके बायोलॉजी के अंदर, इसके लिए हम लोग एनसीईआरटी के एक भी वर्ड को नहीं छोड़ने वाले हैं। यहां पर मैं आप लोगों को 100% हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं एनसीईआरटी बुक का भी प्रयोग कर रहा हूं, तो इसलिए आप लोग भी पढ़िए, अपने पास बुक रखिए, आपको एक एक बात समझ में आएगी। तो जो परागकण होते हैं, परागकण जो होते हैं इनसे क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। परागकण क्या करते हैं? परागकण जो होते हैं ये गंभीर एलर्जी कारक होते हैं। क्या होते हैं? गंभीर एलर्जी कारक होते हैं। इसमें आज एनसीईआरटी से ज्यादा बाहर जाके नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो जितना इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में दिया गया है उतना ही इंफॉर्मेशन पर्याप्त है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पूरा एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, उसके बाद उस पंक्ति का जो एनसीईआरटी में दी हुई पंक्ति है उसका क्या मतलब है, एनसीईआरटी में दिए हुए शब्द हैं उनका क्या मतलब है, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे।
तो पहली बात तो है कि परागकण जो होते हैं हमारे लिए स्पष्ट हो जाता है कि एलर्जी कारक है, तो ये एक तरीके से हो गई हानि। क्या हो गई? हानि। अब कहोगे सर हानि तो बता दिया आपने कि एलर्जी कारक है, परागकण से क्या कोई लाभ भी है? बिल्कुल बात ठीक है, लाभ है परागकण से। परागकण से लाभ क्या है? परागकण से लाभ है कि परागकण जो होते हैं भरपूर पोषक युक्त होते हैं, बड़ी मात्रा में पोषक पदार्थ होता है परागकण के अंदर, बड़ी मात्रा में पोषक पदार्थ होते हैं, और जब पोषक पदार्थ होते हैं तो हमारे लिए लाभदायक है। अच्छा, हम लोग पोषकों का जो पोषक तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं इनका उपयोग कहां करते हैं? आप लोग कहोगे सर सीधी बात है, पोषक तत्व का उपयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं, औषधियों के रूप में करते हैं, करते नहीं करते? तो परागकण का उपयोग भी भोजन और औषधियों के रूप में होता होगा, तो इसमें क्या है? अच्छा कहोगे सर परागकण भोजन के रूप में कहां उपयोग होता है? दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल बात ठीक है। क्या होता है कि जो परागकण है उसका भोजन के रूप में उपयोग होता है। एक बात आप लोगों को अच्छे से पता होगी कि जो मधु होता है, मधु क्या होता है? मधु जो किससे प्राप्त होता है? हमको मधुमक्खी से, यानी इसको हम लोग शहद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शहद। ये एक तरीके से हम लोग आहार के रूप में लेते हैं, वैसे शहद को औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, परागकण से पराग गोलियां बनाई जाती हैं, पराग टैबलेट, पराग गोलियां बनाई जाती हैं, सिरप बनाए जाते हैं, है ना। और इन पराग सिरपों और गोलियों का उपयोग पौधा किया जाता है, बहुत अधिक से अधिक किया जाता है, जो कि एक ये बेहतर से बेहतर पोषक का स्रोत है, तो हमको अधिक से अधिक ऊर्जा और आवश्यक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब है कि ये परागकण से लाभ क्या है, परागकण से हानियां क्या है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग एनसीईआरटी पर बात करने वाले हैं। आज मैं एनसीईआरटी से ज्यादा बाहर जाके बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में है वही आपके नीट एग्जाम के लिए पर्याप्त है ना, वही आपके नीट एग्जाम के लिए पर्याप्त है। और हमको उतना ही पढ़ना है जितना कि हमारे सिलेबस में है, हमको उतना ही रिवाइज करना है, अपने सिलेबस के दायरे के अंदर ही रहना है। हाँ, कहीं पर भी आपको जाने की आवश्यकता पड़ती है, कहीं की बाहर जाते हैं तो वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये तो चलता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे परागकण के विषय में। क्या है परागकण, क्या इससे लाभ है, क्या इससे हानियां हैं, तो परागकण से लाभ और हानि पर चर्चा करेंगे, है ना। परागकण, परागकण से क्या लाभ है और क्या हानियां हैं, है ना। हानिकारक भी होते हैं कि नहीं होते हैं, सारे के सारे लाभदायक ही होते हैं या सारे के सारे हानिकारक होते हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। चलो मैं एनसीईआरटी पर बात करता हूं। देखो, अनेक प्रजातियों में परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं। बिल्कुल बात ठीक है, अनेक में क्या करते हैं? गंभीर एलर्जी और श्वसनीय वेदना को पैदा करते हैं। कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार, दमा, श्वसनीय शोथ आदि के रूप में विकसित हो जाती है। यानी ये क्या है, यहां पर एक बात निकल के आ जाती है कि जो परागकण है, पहले यहां पर एनसीईआरटी ने हानियों पर बात की है, क्या क्या हानियां हैं। तो हानियां क्या क्या है इसमें? हानियां, पहली हानि तो हो गई आपकी कि एलर्जी कारक है, एलर्जी कारक है, और ये श्वसन संबंधी रोगों को उत्पन्न करते हैं, श्वसन संबंधी रोगों को उत्पन्न करते हैं, है ना। ये बात हो गई। अब देखो क्या है, वही लिखा है, ये एलर्जी कारक होते हैं,
है ना। हाँ, एलर्जी कारक होते हैं, श्वसनीय वेदना पैदा करते हैं और ये दमा और श्वसनीय शोथ के रूप में हो सकता है, दमा और श्वसनीय शोथ के रूप में हो सकता है। यह बताया जाता है कि भारत में आयनित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास पार्थेनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गलती नहीं करना। अब बात आती है कि ये परागकण हमारे देश में आया कैसे, ये परागकण हमारे देश में आया कैसे। तो जो आयनित गेहूं हुआ करता था उसके साथ गाजर घास, गाजर घास, क्या गाजर घास जिसे हम बोलते हैं पार्थेनियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्थेनियम, पार्थेनियम। ये जो है ये इसके जो परागकण हैं गाजर घास या पार्थेनियम, ठीक है, एक ही नाम है, याद रखना। इसके जो गाजर घास के जो पार्थेनियम के जो परागकण होते हैं ये ज्यादा एलर्जी कारक होते हैं। अब ये गाजर घास हमारे देश में आई कैसे, क्या हुआ कि जब बाहर से अन्य देशों से जब हमारे देश में गेहूं की आवश्यकता पड़ी थी, काफी पहले की बात है, काफी पुरानी बात है, तो उस समय क्या हुआ था, जो अन्य देशों से जो गेहूं का संग्रह किया गया था, जो गेहूं मंगाया गया था, उसी गेहूं के साथ ही ये पार्थेनियम के बीज आ गए थे, जिनसे इस जो आपकी गाजर घास है उस गाजर घास का निर्माण किया गया, निर्माण हुआ, ठीक है। तो वही गाजर घास जिसे पार्थेनियम कहते हैं, इसके परागकण मुख्य तौर से एलर्जी कारक बताए जाते हैं, ठीक है। तो आप ये बिंदु याद रखना, गलती नहीं करना, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा हुआ, गाजर घास या पार्थेनियम की उपस्थित सर्वव्यापी हो गई है, जो पराग एलर्जी कारक है, जो परागकण इसके परागकण एलर्जी कारक होते हैं। अब देखिए, अब बात आती है, ये तो भी सारी की सारी बात थी हानियों पर, ठीक है। तो हानि क्या है, एलर्जी कारक है और मुख्य रूप से श्वसन संबंधी रोगों को उत्पन्न करते हैं, है ना। उसमें आपका दमा है और श्वसनीय शोथ है, ठीक है। और ये परागकण किसके हानिकारक है, तो आप ऑब्वियसली ये गाजर घास की हानिकारक परागकण है, पार्थेनियम के, ठीक है। अब हम बात करेंगे लाभ की, किसकी बात करेंगे, लाभ के। परागकण से कुछ ना कुछ लाभ भी होगा, है ना। लाभ क्या क्या है, परागकण पोषणों से भरपूर होते, बताया था मैंने, भी नहीं बताया था, परागकण पोषणों से भरपूर होते हैं। हाल ही के वर्षों में आहार संपूरक के रूप में पराग गोलियां, टैबलेट के देने का प्रचलन बढ़ गया है। तो एक तरह से पराग गोलियों का निर्माण होता है, किसका होता है, पराग गोलियों का, पराग गोलियां बनाई जाती हैं और इनका बहुधा उपयोग हो रहा है, इनका उपयोग बहुत ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा रहा है पराग गोलियों का, ठीक है। फिर क्या लिखा है, पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पादक गोलियां एवं सिरप के रूप में दवाओं के बाजारों में उपलब्ध है, औषधियों के रूप में। औषधियों में क्या होता है, सिरप का निर्माण भी हो रहा है, गोलियों का निर्माण भी हो रहा है, ठीक है। बड़ा अच्छे से उपयोग किया जा रहा है परागकण का, ठीक है। और क्या होता है, पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों की कार्य दक्षता में वृद्धि करता है। अब इन परागकणों का उपयोग ज्यादातर कौन करते हैं, इन परागकणों का ज्यादातर उपयोग करते हैं खिलाड़ी, कौन करते हैं, खिलाड़ी और धावक अश्व, धावक अश्व करते हैं, कौन करते हैं, धावक अश्व करते हैं। इनके लिए इनका प्रयोग जब क्यों किया जाता है, क्योंकि परागकणों का ऐसा माना जाता है कि परागकणों का उपयोग करने से कार्य दक्षता बढ़ जाती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। और जरूरी है जो अच्छा खिलाड़ी होगा, जो अच्छा खिलाड़ी होगा उसको तो अधिक से अधिक वर्क करना पड़ेगा, अधिक से अधिक फिजिकल करना पड़ेगा, है ना। तो उसको अधिक से अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो धावक अश्व होते हैं, रेस के जो घोड़े होते हैं, सबसे महंगा पशु होता है रेस का घोड़ा, याद रखना। तो जो रेस के घोड़े होते हैं, धावक अश्व होते हैं, धावक का मतलब होता है रेस लगाने वाले, दौड़ने वाले, ठीक है। वे भी अपनी, उनको भी कार्य क्षमता बेहतर चाहिए, क्योंकि वो रेस लगानी होती है, रेस में भाग लेना पड़ता है, कंपटीशन होता है वहां पे,
सॉरी, तो उन लोगों के लिए भी अधिक से अधिक ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके लिए भी क्या है, परागकण एक अच्छा माध्यम बन के आता है। आगे क्या लिखा है, परागकण जब एक बार झड़ते हैं, अब परागकण जब झड़ते क्या होते हैं, तो ये अपनी जीवन क्षमता, अंकुरण क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तथा, याद रखना, यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं। अब बात समझो, यहां पे जो एनसीईआरटी लिख रखा है उस बात को समझने का प्रयास कीजिए। परागकण अपनी जीवन क्षमता को खोने से पहले वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो ये आपका रहा पुष्प, चलो एक पुष्प आपका ये रहा, ठीक है। ठीक है, एक पुष्प आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा पुष्प आपका ये हो गया, है ना। चलो मैं इसके दूसरे गैप दर्शा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा पुष्प ये आ गया, ठीक है। रफली डायग्राम समझ लीजिए, ठीक है। क्या हुआ, इस पुष्प में आपको स्त्री केसर दिख रहे हैं, यानी नंबर में एक से ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे हम, जायान। क्या बोलेंगे, जायान। और यहां पर आपको पुमंग दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, पुमंग। पुमंग की एक इकाई क्या होती है, पुंकेसर। और जायान की एक इकाई क्या होती है, स्त्रीकेसर। याद रखना, ठीक है। तो क्या है यहां पर, पुंकेसर। अब पुंकेसर में क्या होता है, परागकोश होते हैं, ये रहे परागकोश आपके, क्या होते हैं, परागकोश। स्त्रीकेसर में क्या होती है, वर्तिकाग्र होती है, ये रही आपकी वर्तिकाग्र, ठीक है। अब क्या करते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं, क्या होते हैं, परागकण होते हैं। अब ये परागकण परागण प्रक्रिया द्वारा, परागण की घटना द्वारा वर्तिकाग्र पर जाते हैं, है ना। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे परागण। क्या कहेंगे, परागण। अच्छा, परागण क्या होता है, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है। तो वो एनसीईआरटी कह रही है कि परागकण जो होते हैं, परागकण जो होते हैं वो परागकोश से वर्तिकाग्र पर अपनी जनन क्षमता को खोने से पहले पहुंच जाते हैं, जनन क्षमता को खोने से पहले पहुंच जाते हैं, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है ना, जनन है जीवन क्षमता, ठीक है, हाँ जीवन क्षमता, सॉरी, ठीक है, या अंकुरण क्षमता, ठीक है। जनन क्षमता इसलिए बोल रहा हूं, हो सकता है क्योंकि जनन क्षमता है, जनन की प्रक्रिया कब होगी, जब आपकी पराग निकाल जाएगी ये, तो यहां पर दो नर युग्मकों को मुक्त करेगी, तो यहां पर जनन की घटना करेगी। ये अंड कोशिका का हो गया, ये केंद्रीय कोशिका का हो गया, ठीक है। यहां होगा जनन, ठीक है, यहां निषेचन होगा, यहां निषेचन होगा, है ना। तो जनन मुझे कहां बोलना चाहिए, यहां पर, ठीक है। तो अंकुरण होने से पहले, यानी परागकण अंकुरित हो उससे पहले वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना चाहिए। कहां पहुंच जाना चाहिए, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना चाहिए। जहां यदि आवश्यकता हुई तो निषेचित करते हैं, तो मतलब ये यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते। आपको क्वेश्चन, आवश्यकता का क्या मतलब है, आवश्यकता का मतलब है कि परागकण जो होते हैं इस पर जाएंगे। यहां पर क्या होता है कि वर्तिकाग्र जो होती है परागकण को पहचानने का भी काम करती है, ठीक है। तो हम लोग आगे टॉपिक पर बात करेंगे, जब हम लोग स्त्री केसर पढ़ेंगे वहां पर बात करेंगे परागकण को वर्तिकाग्र कैसे पहचानती है,
कौन परागकण वहां पर अंकुरण कर सकता है, कौन परागकण वहां पर अंकुरण नहीं कर सकता है, इन सब चर्चाओं को हम तब पढ़ेंगे, तब इन पर बात करेंगे जब हम लोग स्त्री केसर को पढ़ेंगे। अभी हम लोग पुंकेसर पढ़ रहे हैं। तो याद रखो, पुंकेसर से परागकण परागण प्रक्रिया द्वारा वर्तिकाग्र पर जाते हैं और वहां पर अंकुरण संपन्न करते हैं, यदि वो आवश्यकता पड़ती है तो, या उसके योग्य होते हैं तो, अन्यथा की स्थिति में नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये होगी बात। आगे देखो क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, आपके विचार से परागण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है? बिल्कुल बात ठीक है। आपके विचार से परागण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है? कौन सा परागण कितने समय तक जीवन क्षम रहता है? बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। कुछ हद तक कुछ हद तक यह विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। क्या होता है कि जो परागकण है उसको अंकुरण या जीवन क्षम कब तक रहेगा, तो इसके समय में काफी विविधताएं हैं। आप एक कोई स्पष्ट समय नहीं बता सकते, और उसके साथ साथ ये बात उसके परागकण जहां पे उपस्थित है वहां के तापमान और आर्द्रता पर भी निर्भर करती है। जहां पे परागकण उपस्थित है वहां पर कैसा तापमान है, कैसी आर्द्रता है, इस बात पर भी वो इसका अंकुरण निश्चित होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ अनाजों में जैसे धान गेहूं में परागकण अपने जीवन क्षमता बहुत जल्दी 30 मिनट में ही खो देते हैं, जबकि गुलाबत रोजेसी, लेग्यूमिनेसी तथा सोलेनेसी आदि कुछ सदस्यों के परागकणों की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। तो जो एनसीईआरटी में डाटा दिया गया है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अन्य पर बात नहीं करनी है। ठीक है, यहां पर याद रखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी ही बता रहा हूं, क्या क्योंकि यहां पर जो भी क्वेश्चन आने वाला है नीट एग्जाम में वो आपके एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपकी एनसीईआरटी पढ़ दे रहा हूं, जो शब्द है उसका मैं मतलब समझा देता हूं आपको। आगे क्या लिख रखा है उन्होंने, आपने शायद सुना हो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर शुक्राणुओं का भंडार किया जाता है। बहुत से प्रजातियों के परागकणों को द्रव नाइट्रोजन -196 सेंटीग्रेड पर कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। कहा? नाइट्रोजन, द्रव नाइट्रोजन। तापमान कितना है? ये द्रव नाइट्रोजन पर आप इनको कई वर्षों तक रख सकते हो। परागकणों को कई वर्षों तक भंडारित किया जा सकता है। और परागकणों को ही नहीं, यहां पे परागकण, स्पर्म, इन सभी को रखा जा सकता है ना? वही लिखा है इसमें, जानवरों का भी स्पर्म हो सकता है, शुक्राणु हो सकता है और मानव का भी हो सकता है इसमें। ठीक है, और परागकणों को भी रखा जा सकता है। इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडार बैंक की भांति पराग भंडार यानी बैंक के रूप में पराग प्रजनन कार्यक्रम में किया जाता है। तो ये जहां पे परागकणों को रखा जाता है, विधिवत एक शाखा होती है, व्यवस्था होती है, जिसे हम पराग बैंक कहते हैं। जैसे आपकी बीज भंडारित बैंक होती है, जिस तरह से आपके बीजों का संग्रह किया जाता है, ठीक उसी प्रकार परागकणों का भी संग्रह करके रखा जाता है। और इनको कुछ माह, कुछ दिनों तक नहीं बल्कि कई वर्षों तक इनको बैंक के अंदर संरक्षण, उचित तापमान, इनके अनुकूल स्थिति में द्रव नाइट्रोजन पर संग्रहित किया जाता है। तापमान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गलती नहीं करना यहाँ पे। ठीक है, ये सब ये आपको याद रखना है। द्रव नाइट्रोजन,
परागकणों को पराग बैंक में रखा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो और पराग अंकुरण की जो पराग का अंकुरण है वो तापमान और आर्द्रता पर भी निर्भर करता है। इस तरह के कुछ बिंदुओं को आपको याद रखना है। और परागकणों को जो आपका जो यहाँ पे एलर्जी कारक परागकण है वो पार्थेनियम का है मुख्य रूप से, ये भी बिंदु आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कोई विशेष ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी जो एनसीईआरटी से बाहर जाके हमको बतानी पड़ती। धान, गेहूं, लेग्यूमिनेसी, इस तरह से कुछ आपको उनके जीवन काल याद रखने पड़ेंगे। हो सकता है एग्जामिनर आपसे इनके जीवन काल पूछ ले। ठीक है, तो आज हम लोगों का परागकण पूरा एक तरीके से समाप्त हो गया। आज हम लोगों ने परागकण के पूरे टॉपिक को यहीं पर समाप्त कर दिया। अब हम लोग यानी अब पुष्प में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, उनमें से एक आपका था परागकण यानी पुंकेसर। पुंकेसर में हम लोगों ने पूरा पुंकेसर पढ़ा अच्छे से, परागकोश को पढ़ा और उस परागकोश में पाए जाने वाले परागकणों को पढ़ा। अब पुष्प में जो आपका शेष भाग है वो आपका है स्त्री केसर। क्या है? स्त्री केसर। चलो आज हम लोग स्त्री केसर पर पहले बात करते हैं। अब देखो एनसीईआरटी से बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा। स्त्री केसर को हम अंडक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडक भी कहते हैं, याद रखना। क्या कहते हैं? लिख देता हूं, अंडक। चलिए, अब क्या होता है स्त्री केसर? जब मैं बता देता हूं, पुष्प का मादा भाग जायांग कहलाता है। क्या कहता है? जायांग। आप कहोगे सर जायांग और स्त्री केसर में क्या डिफरेंस है? जायांग और स्त्री केसर इसमें क्या अंतर है? बिल्कुल बात ठीक है। जायांग गाइनोसियम जो होता है वो स्त्री केसर का समूह होता है। क्या होता है? स्त्री केसर का समूह होता है। और जायांग की जो इकाई है वो स्त्री केसर है। ठीक है, याद रखना। स्त्री केसर का जो समूह है, जो एक से अधिक स्त्री केसर जब मिल जाते हैं, मतलब जो उनका नंबर है, इससे देखो, यानी स्त्री केसर के समूह को हम सामूहिक रूप से जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। और जायांग की जो इकाई होती है उसे हम स्त्री केसर कहते हैं। ये मैं बता चुका हूं अच्छे से और यहां पर भी बता दिया। अब क्या होता है, अब जो स्त्री केसर में आप एक जायांग की एक इकाई को यहाँ पे रख के बात करूंगा, पूरा आपको टॉपिक समझाने का प्रयास करूंगा। जो आपकी स्त्री केसर है मैं उसका डायग्राम बनाता हूं। क्या होता है पुष्प में, ये जैसे आपका पुष्प रहा, समझने का प्रयास कीजिए। ये आपका पुष्प रहा है ना, ये आपका पुष्प रहा, ठीक है। ये आपका पुष्प में बना रहा हूं। पिछली क्लास में पूरा पुष्प समझ चुके हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ठीक है। और ठीक है, इस प्रकार हमारा पुष्प होता है। इसमें हम लोगों ने वृंत पढ़ लिया, पूरा बहादुर पुंज को पढ़ लिया है। किसको पढ़ लिया है? बहादुर पुंज पढ़ लिया है।
है ना। दलपुंज पढ़ लिया है पूरा, क्या पढ़ लिया है, दलपुंज पढ़ रखा है हम लोगों ने पूरा। हम लोगों ने आज ही इस पुंकेसर की कहानी समाप्त की जिसमें परागकोश होते हैं, इसको भी पूरा पढ़ लिया है ना। जिसको पढ़ चुके उसको यहां से अलग करो। बचा क्या है, ये भाग बचा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। क्योंकि नंबर में कितना है, ये 1 है, तो इसे बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर जो आपका स्त्री केसर होता है उसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर को हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 वर्तिकाग्र, नंबर 2 वर्तिका और आपका नंबर 3 अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय अब कहां पे है, क्या है, आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। कैसे इनकी डेफिनेशन होती है, क्या होती है, कैसे याद रखना है, एक एक बात आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिका, वर्तिका, ठीक है, वर्तिका का अग्रभाग। तो वर्तिका का अग्रभाग कौन हुआ, ये हुआ, देखो ना, अग्र है सबसे शीर्षस्थ भाग, सबसे ऊपरी भाग। वर्तिका का अग्रभाग, सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। वर्तिका का अग्रभाग वर्तिकाग्र कहलाता है। और वर्तिका का आधारी भाग, वर्तिका का आधारी भाग अंडाशय कहलाता है। तो ये आधारी भाग हो गया, क्या कहलाएगा, अंडाशय। वर्तिका का आधारी भाग अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिकाग्र को जोड़ने वाली संरचना जो होती है वो आपकी वर्तिका कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्तिका कहलाती है। तो स्त्री केसर के हम लोगों ने 3 भाग समझ लिए। कौन कौन होते हैं, वर्तिका के अग्रभाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, या वर्तिका के शीर्षस्थ भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिका के आधारी भाग को अंडाशय कहते हैं, या बोल सकते हैं वर्तिका का आधारी फूला भाग अंडाशय कहलाता है, और अंडाशय और वर्तिकाग्र को जोड़ने वाली वृत्त सदृश संरचना वर्तिका कहलाती है। तो स्त्री केसर के 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब क्या होता है, बात आती है इनके कार्य क्या है। बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग इसके कार्य को समझते हैं। अब मैं जो बता रहा हूं बस सुनते जाइए, ठीक है। अब जो वर्तिका है, तो क्या होता है यहां पर, कार्य क्या क्या है। तो कार्य क्या है, वर्तिकाग्र का कार्य क्या है, वर्तिका का कार्य क्या है और अंडाशय का कार्य क्या है, इस पर हम लोग चर्चा अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका क्लास काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। शेष आपको अगली क्लास में पढ़ने को मिलेगा। आपका आज पराक्रम का जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। पढ़िए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, धन्यवाद।